Dear friends, in our channel स्टडी मंत्राज बता देते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेशनल सिक्योरिटी का जो हमारा इसमें सेक्शन चल रहा है और इसके अंतर्गत हमने टेररिज्म वाला जो टॉपिक उसे स्टार्ट किया था। आज का ये वीडियो आपका टेररिज्म पर आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम JNK में जो टेररिज्म है उस पर हम स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए हैं ढेर सारी संस्थाओं के बारे में, जो संस्थाएँ हमारे देश में आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने में कार्य कर रही हैं। अब आइए बताते हैं कुछ कानून के बारे में, जो कानून हमारे देश में बने हैं, जो आतंकवाद को कर्ब करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते रहे हैं। कुछ कानून ऐसे हैं जो पहले बनाए गए हैं, काफ़ी कुख्यात रहे हैं, काफ़ी उनका मिसयूज हुआ, जिस वजह से उनको फिर बाद में रद्द किया गया, बंद किया गया। कुछ कानून अभी ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं और कुछ कानून हैं जो परिवर्तित रूप में भी आ गए हैं, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाडा की। देखिए, ये जो कानून है, मैं आपको बता दूँ, यह वर्तमान में उपयोग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बहुत सारे मिसयूज हुए थे। इसका फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। देखिए, यह एक आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियों का निवारण अधिनियम जो है, यह 1985 से लेकर के 1995 के बीच में अस्तित्व में रहा, सिर्फ 10 सालों के लिए। 10 साल तक ये हमारा ये जो कानून है वो रहा। आतंकवाद को परिभाषित करने और आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया ये पहला कानून था, पहला आतंकवाद विरोधी कानून था। इसके बारे में यही खास बात है। ओके, टाडा के बारे में हम जानते हैं। आप ने मूवी एक देखी होगी संजू, जो कि संजय दत्त के जीवनी पर आधारित है और उसमें रणबीर कपूर ने अभिनय किया हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि जब वो गिरफ्तार होता है तो उस पर टाडा के अंदर भी केस चलते हैं, लेकिन बाद में वो टाडा के अंदर जो केसेस रहते हैं उससे वो बरी हो जाता है। तो ये वही टाडा है। ओके, 1985 से 95 के बीच में रहता है ये। अब आइए बात करते हैं पोटा। देखिए, उसी से संबंधित ये भी एक प्रकार का एक्ट है और जब संसद पर हमला होता है तो उसके बाद इसे बनाया जाता है, लेकिन 2004 में इसे रद्द कर दिया जाता है। इसे 2002 में बनाया गया और 2004 में रद्द कर दिया, क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगे थे। आपको मैंने पहले ही मकोका कानून के बारे में बता रखा है। तो मकोका कानून के जो संबंधित जो प्रावधान है, वो प्रावधान लगभग टाडा और पोटा दोनों से मिलते जुलते हैं। तो आप उन्हीं प्रावधानों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब उनको लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अब ये कानून तो अस्तित्व में है नहीं, तो इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक बैकग्राउंड के रूप में जब कभी आप आंसर राइटिंग करें तो अगर पूछा जाए कि क्या किया है सरकार ने, कानूनी रूप पर क्या किया है, तो आप कह सकते हैं टाडा पोटा जैसे कानूनों को लाया गया और उसके बाद फिर आगे जो वर्तमान में कानून उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपका जो नॉलेज है, आपने इसके इतिहास को भी जाना है कि ये कैसे शुरू हुआ और कैसे ये प्रोग्रेस करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। तो बस इसी वजह से आप इसे ध्यान रखें। 180 दिनों तक जो है चार्जशीट पेशी बिना ही हिरासत में रख सकते हैं। इसका मतलब कि 180 दिन तक बिना चार्जशीट दाखिल किए, बिना पेश किए न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। इस प्रकार के प्रावधान इसमें थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कुख्यात ये कानून था और इस अगर इसका मिसयूज करें तो इसके माध्यम से कई लोगों को फंसाया जा सकता था। ओके, अब आइए बात करते हैं UAPA की बात करते हैं। देखिए, आजकल काफ़ी चर्चा में है ये और इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगर आपने इस साल का एग्ज़ाम देना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। UAPA क्या है? देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। देखिए, गैर कानूनी गतिविधियाँ निवारण संशोधन अधिनियम है। क्या है इसके बारे में खास बात? तो यह देखिए, सबसे पहले 1967 में बनाया, 1967 में बना है और इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। इस कानून में आप इतना मान चलें कि लगभग 8 से 9 बार संशोधन इस कानून में हो चुके हैं अभी तक। ओके, यह व्यक्तियों और संस्थाओं की गैर कानूनी गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों के निवारण हेतु UAPA एक प्रभावशाली अधिनियम है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, उसके माध्यम से कोई भी अगर गैर कानूनी गतिविधि में जुड़ा हुआ है तो उसको रोकने के लिए, उसका निवारण करने के लिए यह कानून जो है बनाया गया था। यह कानून सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी संस्था को गैर कानूनी संघ अथवा एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दे। देखिए, कितना ज़्यादा पावर देता है यह कानून। का सरकार चाह जाए तो किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी संस्था को क्या कर सकती है, एक आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। लेकिन यह जब UAPA शुरुआत में आया था, स्टार्टिंग में, तब यह प्रावधान था कि किसी भी संस्था को, व्यक्ति को नहीं, किसी भी संस्था को वह गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं या फिर एक आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं। यह पहले इनका प्रावधान था UAPA में। अभी क्या हुआ है, आपने अगर लेटेस्ट में न्यूज़ करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि UAPA में एक संशोधन किया गया, 2019 में संशोधन हुआ इसमें। और संशोधन में सबसे जो मेन बात है वो यह कही गई है, पहली बातों के अलावा,
कि यह केवल संस्थाओं को ही नहीं बल्कि व्यक्ति को भी। अब क्या होगा, कोई व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, अगर सरकार को लगता है, अगर सरकार चाहती है, तो उस व्यक्ति या फिर उस संस्था को आतंकवादी घोषित कर सकती है। सोचिए कितना बड़ा ये एक पावरफुल ये जो पावर है सरकार के पास ही चला जाता है। तो इसके माध्यम से अब देखते हैं, इसका भी काफ़ी विरोध हो रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी संगठन है तो उस संगठन को जब प्रतिबंधित करती है सरकार, तो किन आधार पर प्रतिबंधित करती है, आखिर ऐसे कौन से रीज़न होते हैं जिसके आधार पर सरकार कहती है कि इसे हम प्रतिबंधित कर रहे हैं। सबसे पहली बात, भारत की अखंडता और संप्रभुता को जो भी संगठन नुकसान पहुंचाते हैं, उसका विरोध करते हैं, अगर ऐसा कोई कार्य वो करते हैं तो सरकार उन्हें प्रतिबंधित कर सकती है। भारत की स्वतंत्रता को दुष्प्रभावित करने वाले लोग भी, जैसे भारत एक स्वतंत्र देश है और कोई चाहता है कि भारत को गुलाम बना लिया जाए, तो इस प्रकार के जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को रोकने के लिए भी व्यक्ति या संगठन को जो है एक आतंकवादी या गैर कानूनी संगठन घोषित किया जा सकता है। भारत के प्रति अगर आपने वैमनस्य भाव रखा है, ऐसा कोई संगठन अगर है, तो उसको भी इस प्रकार के कार्यों के दायरे में लेकर आया जा सकता है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से किसी संस्था को प्रतिबंधित किया जाता है। यूएपीए जो हमारा है उसमें देखिए, उस अनुसूची जो उसकी है उसमें कई सारी, आप इतना इमेजिन कर लें कि जितनी भी हमारे भारत में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठन हैं उन सारी संगठनों को उसमें लिस्टेड किया गया है, सारे संगठन का नाम उसमें है। लेकिन जो लेटेस्ट है उसको वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, जिसको 2019 में शामिल किया गया है। ये सबसे लेटेस्ट है तो इसमें कई दर्जन हैं, जितने भी सारे संगठन हैं सारे ही आ जाते हैं इसमें। एनसीटीसी की बात करते हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट था ये, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर यह कानून अच्छे से लागू हो जाता तो पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत हो जाती। ये इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। हालांकि कुछ कंसर्न है जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। ये चिदम्बरम जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे, पी चिदम्बरम, उनका एक आइडिया था और उन्हीं के माध्यम से लागू होने का ये कार्य हो रहा था, लेकिन ये हो नहीं पाया अच्छे से। एनसीटीसी क्या है, देखिए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ये पूरी तरीके से ये लागू नहीं किया जा सका। इसका कार्य ये था कि ये पूरे देश से इंटेलिजेंस क्या करेगा, गैदर करेगा, देश से हर जगह से इंटेलिजेंस गैदर करेगा, उसको एक जगह स्टोर करेगा और फिर उस इंटेलिजेंस का प्रयोग करके ये क्या करेगा, ऑपरेशंस चलाएगा, ओके, मुजरिमों को पकड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन है और जो मुजरिमों को अरेस्ट करने वाला जो अधिकार है वो इसको नहीं दिया गया था। तो इंटेलिजेंस मैनेजमेंट तो करता था बट नो राइट्स ऑफ अरेस्ट, लेकिन अरेस्ट करने का इसको अधिकार नहीं दिया गया। तो इस वजह से इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहा। और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर ओवर पावर के ऊपर, कि राज्य का पावर का कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा था, ऐसा इस एनसीटीसी के माध्यम से प्रपोज किया गया, जो कि वो सही भी है। लेकिन देश की सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत अच्छा संस्था था, लेकिन ये अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। आप जानते रहे बस एनसीटीसी के बारे में कि यह क्या था, बाकी उसके बारे में बहुत खास बातें कुछ नहीं अब रह गई। उसके अलावा ढेर सारी संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा, जैसे नेटग्रिड के बारे में हमने पढ़ा, मैक के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में आप ज़्यादा एक्टिवली ध्यान रखें और इनको आंसर में आप ज़रूर शो करें अपने। आतंकवाद के खिलाफ अगर भारत की तैयारियों की बात करें तो देखिए भारत ने कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि इनका जो फंडिंग होता है, आतंकवादियों की जो फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, यूएपीए के अंतर्गत आतंकवाद के लिए जो धन जुटाना है उसको अपराध घोषित कर दिया कि अगर आप आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाते हैं तो फिर आप एक अपराध के दायरे में आते हैं। डिमोनेटाइजेशन आप सभी जानते हैं किस प्रकार से जो फेक करेंसी थी उसके संजाल को तोड़ने के लिए डिमोनेटाइजेशन का प्रयोग किया गया। नई करेंसी में ढेर सारी अलग लेटेस्ट जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये भी कुछ कदम ऐसे थे। पीएमएलए की बात की हमने, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात की हमने, इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। तो इसके माध्यम से भी प्रयास किया गया कि उनको जो है उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसे हम क्या कर दें, बिल्कुल ध्वस्त कर दें। जो वित्तीय खुफिया एजेंसियाँ हैं उनको ये छूट दी गई कि वो सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई कर सकती हैं, अपने डेटा को साझा कर सकती हैं और इन लोगों, इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में उनका हेल्प कर सकती हैं। आतंकवादी वित्त पोषण प्रतिरोधक CFT विशेष प्रकोष्ठ, यह एक गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया 2019 में। तो ये एक स्पेशल एक फंडिंग सिस्टम है जो कि क्या करता है कि जो फंड उनका होता है, जो जहाँ से भी उनका फंडिंग आता है उसको ये रोकने का प्रयास करता है। तो इन चीज़ों को भी हमने देख लिया है। अब बात करते हैं कि क्या तरीके और हो सकते हैं जिसके माध्यम से चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, संभावनाओं में डाल सकते हैं। जब आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो लास्ट वाले पैराग्राफ में जब आप कंक्लूजन देंगे तो उसमें कुछ आप सजेशन भी देंगे। देखिए आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक बहुत ही
एक होलिस्टिक एक हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक बहुत ही विस्तृत रणनीति होनी चाहिए, जिसमें जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो नागरिक समितियां हैं, मीडिया इत्यादि, इन सब का एक भूमिका होगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। राजनीतिक पार्टियों का देखिए सबसे ज़रूरी यह है कि आपस में वो एक मत हों। जब राष्ट्रहित की बात आए तो सभी एक मत हो जाने चाहिए और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हमारे देश में वो यह है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके अंदर वो भय होना चाहिए कि हम ये अपराध कर रहे हैं तो इसकी हमें सज़ा मिलेगी, भरपूर सज़ा मिलेगी। लेकिन ये हमारे देश में आप जानते हैं कि ढेर सारा लूप होल्स दिखाई देता है जुडिशरी में, और जो न्यायिक व्यवस्था है काफ़ी लंबी खिंच जाती है, जिसकी वजह से जो अपराधी होते हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है और वो लगातार अपराध करने के कृत्य में शामिल रहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक यह है कि हमें आतंकवाद के मामलों के लिए निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की हमें ज़रूरत है जो कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर फैसला दे दे। जैसा कि आपने एनआईए के बारे में जाना है कि एनआईए विशेष प्रकार की अदालतें चलाता है, जिसके माध्यम से वो जल्द से जल्द फैसले अपना ले लेता है। तो कुछ फास्ट ट्रैक अदालतों की ज़रूरत है जिसके माध्यम से फैसले जल्द से जल्द आ जाएँ। ओके। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा पुलिस है उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी हो, ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी हो, उनको बिल्कुल मॉडर्न इक्विपमेंट्स दिए जाएँ, उनका जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है उसको भी बिल्कुल मॉडर्न किया जाए, क्योंकि आज के समय में विदाउट फॉरेंसिक आप केसेस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ मीडिया के ऊपर भी एक बात कही जाती है कि मीडिया भी ज़रूरी और तर्कसंगत खबरों का ही प्रसार करें। कुछ ऐसे खबरों का प्रचार न करें जो खबरें बहुत ही रेलेवेंट ना हों और नागरिकों में बेवजह केओस पैदा करें। उन खबरों को प्रचारित करने से बचें। तो मीडिया की भी यहाँ पे एक रोल है। अच्छा, आज का जो हमारा जो चैप्टर है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह है कि आज हम जानेंगे कि आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद इत्यादि में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। हालाँकि हम ये सारे ही हमारे बड़े बड़े टॉपिक हैं और आतंकवाद पे हमने आज कंप्लीट किया चैप्टर अपना, और आगे हम नक्सलवाद और उग्रवाद को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक जगह पर अगर आपको मिल जाता है तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि आतंकवाद के बारे में हमने डेफिनेशन पहले देख रखा है, चैप्टर की शुरुआत में देख रखा था। राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब कोई संगठन संगठित होकर के योजनाबद्ध तरीके से जब हिंसा का प्रयोग करता है तो उसे हम कहते हैं आतंकवाद। वहीं विद्रोह की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, सरकार को हटाने का प्रयास करते हैं। ओके। और ये समाज हटाने का प्रयास करते हैं और समाज के किसी एक वर्ग के द्वारा सशस्त्र संघर्ष करते हैं, शस्त्र के साथ संघर्ष करते हैं और हिंसक कार्रवाई करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, कोई संगठन समाज का हिंसक कार्रवाई करने लगे सरकार के विरुद्ध और सरकार को हटाना चाहे तो उसे हम कहते हैं उग्रवाद या विद्रोह कहते हैं। ओके। नक्सलवाद में क्या होता है कि ये कम्युनिस्ट छापामारों का हिंसक गतिविधियों में के माध्यम से राज्यों को अस्थिर करना होता है। ये राज्यों को हटाना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि राज्य जो क्या है अस्थिर हो जाए, मतलब वो लगातार वो परेशान रहे ताकि हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान न दे पाए। आतंकवाद की बात करें अगर हम, तो आतंकवाद की जो परिभाषा है इसके अनुसार विद्रोह, उग्रवाद एवं नक्सलवाद ये सभी आतंकवाद के ही रूप होते हैं, क्योंकि सब में हिंसा का प्रयोग होता है, सब में कुछ ना कुछ मोटिव होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो उसको हमने देख लिया। विद्रोह की बात करें तो विद्रोहियों को सदा ही जनता का समर्थन मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो विद्रोही होते हैं वो लोकल मुद्दे पर लड़ते हैं और लोकल मुद्दे पर लड़ने की वजह से जो लोगों का साथ होता है उनको मिल जाता है। नक्सलवाद की बात करते हैं तो नक्सलवाद जो हमारे देश में है वो अधिकतर माओवादी विचारधारा पर आधारित है और ये माओवादियों को सपोर्ट करता है। देखिए, जो विद्रोह और नक्सलवाद है ये आतंकवाद के विभिन्न रूप तो हैं, मतलब ये आतंकवाद के ही पार्ट हो सकते हैं, लेकिन सभी आतंकवाद विद्रोह जो हैं ये नक्सलवाद नहीं हो सकते। सभी आतंकवाद जो है विद्रोह या नक्सलवाद नहीं हो सकते हैं। तो विद्रोह या नक्सलवाद आतंकवाद के रूप तो हैं, लेकिन सभी आतंकवाद जो हैं, जो सारी आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो सभी विद्रोह या नक्सलवाद हों ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों में डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो डियर फ्रेंड, हमने आज कंप्लीट किया आतंकवाद। अब इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, और उससे फिर हम खत्म करने के बाद फिर हम आगे होपफुली नक्सलवाद या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।